हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए चैप्टर 7 लेकर आया हूँ साइंस का, क्लास 10th का, जो आपको शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियंत्रण क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे नियंत्रण क्या है। पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति उत्पन्न गति को विशिष्टीकृत तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित करने की प्रोसेस को नियंत्रण कहलाती है। समन्वय क्या है, उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के विभिन्न अंगों का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय कहलाती है। उद्दीपक क्या है, परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। उद्दीपक के प्रति जीवों की अनुक्रिया प्रायः उनके शरीर अंगों की किसी गति के रूप में होता है। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ऊतक क्या है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है तथा तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन के बने होते हैं। तंत्रिका कोशिका तथा न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका कोशिका अत्यधिक जटिल तथा सबसे लंबी लगभग 1.5 मीटर से 4 मीटर तक लंबी होती है। प्रत्येक तंत्रिका तंत्र भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोप्लास्ट से बनी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं, कोशिकाएं एवं साइटोइन होता है, डेंड्रास होता है, एक्सोन होता है। ग्राही क्या है, यह कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह है जो एक विशेष प्रकार के उद्दीपन अथवा पर्यावरण में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ग्राही के प्रकार। प्रकाश ग्राही क्या होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील आँख में होती है। ऊष्माग्राही क्या है, ऊष्मा तथा तापों के प्रति संवेदनशील त्वचा में होती है। ध्वनिग्राही क्या है, ध्वनि के प्रति संवेदनशील कर्ण में होती है। धारांशग्राही क्या है, गति के प्रति संवेदनशील नाक में हो सकती है। स्वादग्राहीन क्या है, स्वाद के प्रति संवेदनशील जिह्वा में होते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग क्या है, द्रुमिका डेंड्राइट, जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। कोशिकाएं, जिसमें होकर सूचनाएं विद्युत आवेशों की तरह यात्रा करते हैं। एक्सॉन, जहाँ इस आवेश का उपयोग परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है जिससे यह आगे संचारित होती है। 2 तंत्रिकाओं के बीच जहाँ वे आपस में जुड़ती है सदैव बहुत ही छोटी रिक्त स्थान होता है जिसे अंतर्ग्रंथन या सिनेप्सिस कहते हैं। तंत्रिका कोशिका देखेंगे। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार। संवेदी तंत्रिका कोशिका संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क की ओर ले जाता है। प्रेरक तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क से आदेशों की पेशियों तक ले जाता है। बहुध्रावी तंत्रिका तंत्र, यह संवेदनशील को मस्तिष्क की ओर तथा मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य, तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर श्रृंखलाएं बनाती हैं तथा उद्दीपन और प्रेरणाओं के विद्युत आवेशों के रूप में द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, जिससे क्रिया तुरंत संपन्न हो जाती है। तंत्रिका आवेग क्या है, तंत्रिका कोशिका द्वारा रासायनिक या विद्युत संकेतों का प्रसरण तंत्रिका आवेग कहलाता है। युग्मानुबंधन क्या है, वह संपर्क बिंदु जो एक न्यूरॉन के एक्सोन की अन्य शाखा एवं दूसरे न्यूरॉनों को डेंड्राइट के बीच बनाता है। युग्मानुबंधन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। तंत्रिका तंत्र में अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सबसे सरल रूप प्रतिवर्ती क्रिया है। वह प्रोसेस है जिसमें हम यंत्रवत करते हैं। गर्म पलटू छू मारने पर हमारे हाथ की दूर हटाना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। वेब क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। टहलाना, वे क्रियाएं जिनमें हम अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं
इच्छाएं क्रियाएं कहलाती है, अतः टहलना एक इच्छा क्रिया होती है। यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। टहलना वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं ऐच्छिक क्रिया कहलाती है, अतः टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रवर्तित चाप होता है। प्रवर्तित क्रिया में अपनाया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप अनुक्रिया को शीघ्र होने देता है। इस प्रकार प्रवर्ती चाप के संबंध का स्थान वह बिंदु होना चाहिए जहां आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका एक दूसरे से मिलते हैं। संपूर्ण शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रक्त रास्ते में एक बंडल में मिलती है। प्रतिवर्ती चाप इसे मेरुरज्जु में बनते हैं। मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। यह अत्यधिक कोमल होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है और चारों ओर से त्रिवस्तीय झिल्ली से घिरा होता है। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क, इसके अंतर्गत घ्राण पिंड प्रमस्तिष्क तथा डायनासिस फ्लोन आते हैं। घ्राण पिंड गद गान के प्रमस्तिष्क स्मृति, सोचने, विचारने, तर्क संकेत आदि के साथ डायनासेफ्लोन मुख, प्यास, नींद, ताप नियंत्रण, उपचार आदि के केंद्र होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क का अधिकांश भाग अनुमस्तिष्क से ढका होता है। यह दृष्टि ज्ञान कराता है। पोस्ट मस्तिष्क क्या है? इसके अंतर्गत अनुमस्तिष्क पूंछ तथा मस्तिष्क पूंछ होता है। पूंछ क्या है? अनुमस्तिष्क के सामने तथा मस्तिष्क पूंछ के ऊपर स्थित होता है। यह हृदय, स्पंदन तथा श्वसन आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क के पक्ष मार्गों के नीचे स्थित गोलाकार भाग होते हैं। यह शरीरों का संतुलन बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्क पूंछ क्या होता है? मस्तिष्क का पक्ष बेलनाकार भाग होता है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मेरुरज्जु क्या है? मस्तिष्क का पक्ष भाग लंबा होकर कपाल के पक्ष छौक पर उपस्थित मरांद्र से निकलकर रंध्र की मेरुरज्जु मस्तिष्क का पक्ष भाग लंबा होकर कपाल के पक्ष छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु कहलाता है। रीढ़ की हड्डी के शुरुआकों का बनी होती है। इसके मध्य में एक तंत्रिका नल होता है। यह ऊतक कैसे रक्षित होता है? मस्तिष्क से कोमल अंग होता है। इसके सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मस्तिष्क अस्थियों के बने बॉक्स में उपस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल सुरक्षित गुब्बारे मस्तिष्क होता है जो प्रज्ञात अवशोषक को उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य से निचले ले जाए तो आप एक कठोर उभार वाली संरचनाओं का अनुभव करेंगे। यह केशरकु दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका तो ऊतक कैसे कार्य करता है? तंत्रिका कोशिकाओं के द्रुमिका सिरे ग्राही अंगों से सूचनाएं ग्रहण करके इन्हें मेरुरज्जु में पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं संसाधित होती है। इसके पश्चात इनके स्थानांतरित आवेग के रूप में कार्यकारी मांसपेशियों को कर दिया सकता है जिसे वांछित क्रिया संपन्न होती है। पादपों में समन्वय, वृद्धि गति तथा स्फूर्ति गति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि यह एक दिशा से हो रहे उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं करती है। यह कोशिकाओं के असमान वृद्धि के कारण होती है। वृद्धि गति अनुत्क्रमणीय होती है। स्फीति गति क्या है? इसमें उद्दीपन की दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है। स्फीति गति कोशिकाओं की स्फीति गति में परिवर्तन आने के कारण होती है। स्फीति गति उत्क्रमणीय होता है। अनुवर्तनी गति तथा अनुचलन गति में अंतर। अनुवर्तनी गति का देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। यह स्थिर पौधे द्वारा प्रदर्शित वक्रता गति होती है। यह उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तन गति अनेक प्रकार की होती है जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन आदि होती है। अनुचलन गति क्या है? इसमें उद्दीपन गति की दिशा के निर्धारण नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पादप या उससे के भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति है। उद्दीपन के आधार पर
अनुवर्तनीय गति, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण करता है। 3rd नंबर पॉइंट पर थे। उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनीय गति अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन आदि। अनुचलन गति, इसमें उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, इसमें संपूर्ण पादप या उसके किसी भाग में स्थान परिवर्तन होता है, अतः यह अनुचलन गति है। तीसरा, उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति में अनेक प्रकार की होती है, जैसे प्रकाशानुचलन तथा ताप अनुचलन आदि। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण में अंतर। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? पौधे के भाग जैसे तार, नापत्ति आदि का प्रकाश और गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा उसके विपरीत गति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उदाहरण के तले ऊपर की ओर तथा तड़े नीचे की ओर वृद्धि करती है। जलानुवर्तन क्या है? नमी के कारण होने वाली पादप गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इसमें प्रकार की गति उच्च श्रेणी के पौधे की जड़ों, ब्रायोफाइटस के मूलाभास, कोको के हाइपा आदि में देखने को मिलता है। उदाहरण, अमीबा जल की ओर बढ़ता है। रसानुवर्तन, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। पादप हार्मोन, पौधे में उत्पन्न विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि एवं विकास एवं अनुक्रियाओं का नियमन करते हैं, पादप हार्मोन कराते हैं। इन्हें वृद्धि नियामक भी कहते हैं। पादप हार्मोन के प्रकार: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, सेप्सिसिक अम्ल, इथाइलिन। ऑक्सिन क्या है? कोशिकाओं में विवर्धन करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना, फलों एवं पत्तियों को असमय करने से रोकना, काई प्रजनन में सहाय करना, खरपतवार नियंत्रण आदि कार्य करता है। जिबरेलिन्स क्या होता है? तनों की लंबाई में वृद्धि करना, बीजों के अंकुरण को बढ़ाना, पुष्पों के खिलौनों में सहायता करना, कुछ पौधों में अनुभिषेक फलन उत्पन्न करना आदि कार्य होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, जीर्णोद्धार को नष्ट करना, सुप्तावस्था को नष्ट करना। एब्सेसिक अम्ल क्या है? पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना, प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करना, सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद करना आदि कार्य होता है। इथिलीन क्या होता है? फलों के पकाने में सहायक होता है, तनों के फूलने में सहायक होता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है आदि कार्य होता है। हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। हार्मोन क्या होता है? 1 नंबर, यह कार्बनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। 2 नंबर, इनका वाहन रुधिर द्वारा होता है। यह उपापचायिक क्रिया में प्रयुक्त हो जा सकता है। 4 नंबर, यह ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉयड या पॉलीपेप्टाइड होता है। एंजाइम क्या है? फर्स्ट में, यह कभी कार्बनिक पदार्थ है जो वृद्धि स्राव ग्रंथियों के पाचक रस में पाए जाते हैं। इनका वाहन नलिकाओं द्वारा होता है। 3 नंबर, ये उपापचायिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। 4 नंबर, यह प्रोटीन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्य ग्रंथियां में अंतर देखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह नलिका विहीन ग्रंथियां है, यानी कहने का मतलब इसमें नलिका नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इनके स्राव को रुधिर द्वारा गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, यह विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों को उत्तरदायी है। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है? यह नलिका युक्त ग्रंथि है, इनका स्राव नलिकाओं द्वारा शरीर के भीतर तक पहुंचाता है। तीसरे, यह भोजन तथा बाप पदार्थों में कार्य करने में निपुण होता है। जितने भी स्टूडेंट्स ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।